मुंबई में उस दौर की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ इलाकों की नहीं थी, भरोसे की भी थी। एक तरफ दाऊद इब्राहिम था, जो अंडरवर्ल्ड में अपना नाम खौफ की तरह फैला चुका था, और दूसरी तरफ उसका सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा राजन, जो कभी डी कंपनी की ताकत माना जाता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वफादारी हमेशा स्थायी नहीं रहती। एक गलत फैसला, एक शक, एक अंदरूनी साजिश, और वही आदमी दुश्मन बन जाता है जो कभी सबसे मजबूत ढाल था। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर की चमक के नीचे कई दशक तक अपराध, तस्करी और गैंगवार की एक दूसरी दुनिया भी चलती रही। पुराने डॉन अपने अपने दायरे में रहते थे, लेकिन जब नए नाम उभरने लगे तो ताकत का खेल बदल गया। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात कंट्रोल की थी। कौन डर पैदा करेगा, कौन फैसला करेगा और कौन किसके इशारे पर मरेगा। 1980 के आसपास दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में तेजी से ऊपर आ चुका था, लेकिन उसका साम्राज्य अकेले उसकी ताकत पर नहीं बना था। उसके साथ एक ऐसा आदमी खड़ा था जो प्लानिंग में तेज, काम में खतरनाक और वफादारी में सबसे आगे माना जाता था। डी कंपनी में उसके शब्द को दाऊद का आदेश समझा जाता था। कहा जाता है कि उसकी रणनीति और नेटवर्क की वजह से डी कंपनी में लगभग 5000 लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिर वही रिश्ता टूट गया। जो आदमी दाऊद की आंख, कान और दिमाग कहा जाता था, वही आगे चलकर दाऊद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। सवाल यही है कि दाऊद ने छोटा राजन पर इतना भरोसा क्यों किया? दोनों की दोस्ती में दरार कहां से शुरू हुई और कैसे छोटा राजन ने एक वक्त पर दाऊद को मौत के बेहद करीब पहुंचा दिया? ऐसी गंभीर और इन्वेस्टिगेटिव कहानियों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े टूटे हुए भरोसे की है। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे था। उसका जन्म 1957 में बॉम्बे के चेंबूर इलाके में हुआ। उसका परिवार चेंबूर की झुग्गियों में रहता था। पिता सदाशिव निकलजे मजदूरी करते थे और घर में 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। कमाई कम थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, इसीलिए राजेंद्र की पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। वह सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ सका और फिर हालात ने उसे स्कूल से बाहर कर दिया। उस वक्त मुंबई के कई इलाकों में छोटे गैंग, झगड़े और गैरकानूनी धंधे आम थे। पढ़ाई छूटने के बाद राजेंद्र धीरे धीरे गलत संगत में आने लगा। करीब 10 साल की उम्र में वह गूंगा नाम के एक लोकल गैंग से जुड़ गया। यह गैंग सिनेमा हॉल के बाहर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करता था। राजेंद्र ने भी यही काम शुरू किया और अगले कई साल तक फिल्मों की टिकट ब्लैक करके पैसा कमाता रहा। 1979 में तिलक नगर के सहकार सिनेमा के पास पुलिस ने टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची और उसी भीड़ में राजेंद्र भी मौजूद था। लेकिन उसने भागने या पिटने के बजाय एक कांस्टेबल से लाठी छीन ली और पुलिस पर ही हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन उसने अकेले कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। इस घटना के बाद अपराध की दुनिया में उसकी चर्चा शुरू हो गई। उसकी बेखौफ हरकत ने बड़ा राजन यानी राजन महादेवन नायर का ध्यान खींचा। बड़ा राजन ने राजेंद्र को अपने गैंग में जगह दी। यहीं से राजेंद्र ने अंडरवर्ल्ड की असली भाषा सीखनी शुरू की। वसूली कैसे होती है, डर कैसे बनाया जाता है और गैंग में भरोसा कैसे कमाया जाता है। वह धीरे धीरे बड़ा राजन के करीब आता गया। उधर मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा पावर बैलेंस बदल रहा था। हाजी मस्तान तस्करी की दुनिया से लगभग बाहर हो चुका था। पठान गैंग में करीम लाला के बाद आलमजेब अमीरजादा और समद खान जैसे नाम आगे आ रहे थे। वर्द राजन मुदलियार का असर घट रहा था और बड़ा राजन उसका नेटवर्क संभालने लगा था। इसी बीच दाऊद इब्राहिम का नाम भी बहुत तेजी से उभर रहा था। दाऊद की तस्करी में बढ़ती पकड़ से पठान गैंग परेशान था। 1981 में दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की हत्या करवा दी गई। इस हत्या ने दाऊद को अंदर तक बदल दिया। उसने बदला लेना शुरू किया। पहले मन्या सुरवे की जानकारी पुलिस तक पहुंची और मन्या सुरवे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फिर दाऊद ने आलमजेब अमीरजादा को खत्म करने की योजना बनाई। बड़ा राजन और दाऊद के रिश्ते अच्छे थे। बड़ा राजन ने दाऊद से वादा किया कि वह उसके भाई का बदला लेने में साथ देगा। 6 सितंबर 1983 को मुंबई सेशंस कोर्ट के अंदर अमीरजादा पर हमला हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बड़ा राजन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अब पुराने दुश्मनों को एक एक करके खत्म किया जा सकता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में हर बढ़ती ताकत अपने साथ नई दुश्मनी भी लाती है।
बड़ा राजन की दुश्मनी अब्दुल कुंजू नाम के गैंगस्टर से चल रही थी। वजह निजी भी थी और आपराधिक भी। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि एक दूसरे को खत्म करना ही लक्ष्य बन गया था। 30 सितंबर 1983 को एस्प्लेंडे कोर्ट के बाहर बड़ा राजन पर हमला हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर मुंबई में 2 बड़े गैंगस्टर मारे जा चुके थे। राजेंद्र सदाशिव निकलजे के लिए बड़ा राजन सिर्फ गैंग लीडर नहीं था, वह उसे बड़े भाई जैसा मानता था। जैसे ही बड़ा राजन की मौत की खबर मिली, राजेंद्र के अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने बड़ा राजन का गैंग संभाल लिया और यहीं से लोग उसे छोटा राजन कहने लगे। अब छोटा राजन का पहला लक्ष्य अब्दुल कुंजू था। कुंजू जानता था कि राजन उसे छोड़ेगा नहीं। वह पहले आलमजेब के पास गया, लेकिन वहां से भी उसे सहारा नहीं मिला। हालात ऐसे बन गए कि उसे जेल ही सबसे सुरक्षित जगह लगने लगी। 9 अक्टूबर 1983 को उसने मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन जेल भी उसे छोटा राजन से पूरी तरह नहीं बचा सकी। 22 जनवरी 1984 को जब कुंजू को पेशी के लिए विक्रोली कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब छोटा राजन ने उस पर हमला करवाया। गोलीबारी में कुंजू के कंधे पर गोली लगी, लेकिन उसकी जान बच गई। इसके बाद वह मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे डर सताने लगा कि छोटा राजन किसी भी वक्त फिर हमला कर सकता है। 25 अप्रैल 1984 को कुंजू को इलाज के लिए जे हॉस्पिटल ले जाया गया। यह खबर छोटा राजन तक पहुंच गई। इस बार उसने एक अलग योजना बनाई। उसने अपने हाथ पर प्लास्टर चढ़वाया ताकि लगे कि उसका हाथ टूटा हुआ है। उसी प्लास्टर के अंदर उसने हथियार छिपाया और अस्पताल में मरीजों की बेंच पर बैठ गया। जब कुंजू पुलिस सुरक्षा में डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला तो राजन ने हमला कर दिया। इस गोलीबारी में एक दूसरे मरीज की मौत हुई, लेकिन कुंजू फिर बच गया। छोटा राजन वहां से निकल गया। यही वह दौर था जब दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को गंभीरता से देखने लगा। दाऊद को राजन में 2 बातें साफ दिखाई देती थी। पहला, बेखौफ एक्शन। दूसरा, अपने आका के लिए चरम वफादारी। दाऊद को लगा कि जो आदमी अपने पुराने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है, वह डी कंपनी के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। दाऊद ने छोटा राजन को अपने गैंग में आने का प्रस्ताव दिया। छोटा राजन खुद भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बनना चाहता था, इसलिए उसने यह ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह दाऊद के लिए वसूली, जमीन विवादों में दबाव, बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी और दुश्मनों को खत्म करने जैसे काम करने लगा। कुछ ही वक्त में मुंबई के रियल एस्टेट कारोबार में उसका नाम डर की तरह लिया जाने लगा। 1984 में दाऊद के कहने पर छोटा राजन ने करीम लाला के भतीजे समद खान को निशाना बनाया। समद खान की कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ योजना बनाई गई। 4 अक्टूबर 1984 को जब समद खान अपनी परिचित शिल्पा से मिलकर अपार्टमेंट की लिफ्ट से बाहर निकला तो उस पर हमला हुआ। कहा जाता है कि इस हमले में छोटा राजन, अब्दुल हामिद, अली अंतुले और दाऊद इब्राहिम शामिल थे। समद खान को कई गोलियां लगीं और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दाऊद का छोटा राजन पर भरोसा और मजबूत हो गया। रिश्ता अब सिर्फ बॉस और आदमी का नहीं रह गया था, यह साझेदारी की तरह दिखने लगा था। दाऊद को छोटा राजन पर इतना विश्वास था कि डी कंपनी के कई बड़े फैसलों में उसकी भूमिका जरूरी मानी जाने लगी। धीरे धीरे राजन का असर होटल कारोबार, बिल्डरों और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया। कई जगहों पर यह माना जाने लगा कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले राजन की मंजूरी जरूरी है। दाऊद ने उसे स्मगलिंग रूट्स की जिम्मेदारी भी दे दी, जिससे उसका नेटवर्क मुंबई से बाहर तक फैलने लगा। उसने डी कंपनी में बड़ी संख्या में लोकल लड़कों को जोड़ा। साधु शेट्टी, मोहन कोटियन, गुरु साटम, रोहित वर्मा और भारत नेपाली जैसे नाम भी उसके नेटवर्क से जुड़े। 1986 में छोटा राजन ने दाऊद के साथ मिलकर करीम लाला के भाई रहीम खान को भी खत्म करवाया। लेकिन यही साल दाऊद के लिए भारत में आखिरी साल साबित हुआ। उस पर हत्या, वसूली और तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप थे। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए दाऊद अपने परिवार और कुछ करीबी लोगों के साथ भारत छोड़कर दुबई चला गया। दाऊद के बाहर जाने के बाद भारत में डी कंपनी का संचालन छोटा राजन के हाथ में आ गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा मौका था। उसने डी कंपनी को आर्थिक रूप से और मजबूत करना शुरू किया। उस समय महाराष्ट्र में सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टेंडर सिस्टम से रोड, ड्रेनेज, सीवेज और प्लॉट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट देता था। कहा जाता है कि छोटा राजन के डर से वही कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भर पाते थे जो हर कॉन्ट्रैक्ट में उसे हिस्सा देते थे।
इसी नेटवर्क से वह सालाना करोड़ों रुपए कमाने लगा। इसके अलावा होटल, बार और बिल्डर लॉबी पर भी उसका दबाव था। नया प्रोजेक्ट शुरू होते ही बिल्डरों को फोन जाते, धमकी मिलती और पैसा पहुंचा दिया जाता। कहा जाता है कि सिर्फ वसूली से वह हर महीने 80 लाख रुपए तक कमाता था। उसके नाम पर 122 बेनामी होटल और पब होने की भी बातें कही गई। लेकिन छोटा राजन की एक आदत अलग थी, वह बदला भूलता नहीं था। बड़ा राजन की हत्या को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसके मन में अब्दुल कुंजू का नाम अब भी जिंदा था। 1987 में कुंजू जेल से बाहर आ चुका था और चेंबूर के एक क्रिकेट ग्राउंड में अपने लोगों के साथ खेल रहा था। तभी राजन के लोगों ने उस पर हमला किया और इस बार कुंजू बच नहीं पाया। उसी दौर में मुंबई में अरुण गवली गैंग भी ताकत बढ़ा रहा था। दाऊद और गवली के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आने लगी थी। छोटा राजन ने गैंगस्टर अशोक जोशी को मरवा दिया, जिसे अरुण गवली अपना मेंटर मानता था। इससे गवली राजन के पीछे पड़ गया। राजन को भी एहसास था कि अब मुंबई में रहना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी तरफ दुबई में बैठा दाऊद अपना क्रिमिनल नेटवर्क और बड़ा करना चाहता था। 1987 में उसने छोटा राजन को दुबई बुलाया। वहां पहुंचने के बाद राजन को दुबई के काम भी सौंप दिए गए। साथ ही यह तय हो गया कि भारत में डी कंपनी का कोई भी बड़ा काम छोटा राजन की मंजूरी के बिना नहीं होगा। यह राजन के लिए डबल पावर थी। दुबई पहुंचने के कुछ ही वक्त बाद छोटा राजन ने सुजाता नाम की लड़की से शादी की। इस शादी में दाऊद इब्राहिम अपनी पत्नी महजबीन के साथ मौजूद था। यह तस्वीर उस समय दोनों के रिश्ते की मजबूती दिखाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर डी कंपनी में कई लोगों को राजन की बढ़ती ताकत चुभने लगी थी। शादी के बाद छोटा राजन ने डी कंपनी के नेटवर्क को और व्यवस्थित तरीके से फैलाना शुरू किया। उसने कई गैंगों से गठजोड़ बनाए। कराची अंडरवर्ल्ड की मुहाजिर माफिया और तुर्की के अपराध नेटवर्क से भी संपर्क बनने लगे। राजन के नियंत्रण में आने के बाद महाराष्ट्र के कई गैर मुस्लिम लड़के भी डी कंपनी में बिना किसी झिझक के शामिल होने लगे। यही बात आगे चलकर डी कंपनी के अंदर तनाव की बड़ी वजह बनी। डी कंपनी में छोटा राजन नंबर 2 की पोजीशन पर था। उसे दाऊद का राइट हैंड माना जाता था। वहीं छोटा शकील नंबर 3 पर था और दाऊद का लेफ्ट हैंड कहा जाता था। लेकिन शकील को हर बड़े काम में राजन की मंजूरी लेनी पड़ती थी। धीरे धीरे छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील सावंत जैसे लोग राजन से चिढ़ने लगे। उन्हें लगता था कि दाऊद ने राजन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रखा है। छोटा शकील डी कंपनी में राजन की जगह लेना चाहता था, लेकिन यह तभी संभव था जब राजन और दाऊद के बीच दूरी पैदा की जाए। मौका 1991 में मिला, जब अरुण गवली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। दाऊद ने इस हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी छोटा राजन को दी। शैलेश हल्दंकर और विपिन शौरी को निशाना बनाया जाना था, जो जे हॉस्पिटल में सुरक्षा के बीच भर्ती थे। काम में देरी हो रही थी। यही देरी छोटा शकील के लिए हथियार बन गई। शरद शेट्टी ने दाऊद से कहना शुरू किया कि छोटा राजन अब अलग पावर सेंटर बन रहा है और कभी भी अपनी गैंग बनाकर दाऊद को चुनौती दे सकता है। दाऊद ने शुरुआत में इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर छोटा शकील ने बात को इब्राहिम पारकर के बदले से जोड़ दिया। उसने दाऊद को एहसास कराया कि राजन ने इतने महीने बाद भी बदला नहीं लिया। यह बात दाऊद को चुभ गई। उसे लगा कि शायद राजन अब आदेशों को पहले जैसा महत्व नहीं दे रहा। इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर छोटा शकील ने खुद मौका मांगा। दाऊद ने राजन से बात किए बिना उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। 12 नवंबर 1992 को छोटा शकील के शूटर जो जे हॉस्पिटल में घुसे, वहां भारी गोलीबारी हुई। शैलेश हल्दंकर मारा गया, लेकिन विपिन शौरी दूसरे वार्ड में होने की वजह से बच गया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह डी कंपनी के अंदर बदलते समीकरण का संकेत था। इसके बाद दाऊद ने धीरे धीरे छोटा राजन को बड़े फैसलों से दूर रखना शुरू कर दिया। जो आदमी कभी हर बड़ी योजना में शामिल होता था, अब उसे सिर्फ आदेश सुनाए जाने लगे। राजन के लिए यह सिर्फ अपमान नहीं था, खतरे की घंटी थी। यहां से दाऊद और छोटा राजन के रिश्ते की असली टूटन शुरू हुई। सबसे बड़ा झटका 12 मार्च 1993 को लगा, जब मुंबई में सिलसिलेवार धमाके हुए। इन आतंकी हमलों में 257 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, अनीस इब्राहिम और पाकिस्तान की ISI का नाम सामने आया। लेकिन इस पूरी योजना से छोटा राजन को दूर रखा गया था। शुरुआत में राजन को यकीन नहीं था कि दाऊद इन हमलों में शामिल हो सकता है। उसने दाऊद के बचाव में बयान भी दिए,
और बाल ठाकरे जैसी राजनीतिक आवाजों को चुनौती तक दी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने लगा कि डी कंपनी में उसकी जगह बदल चुकी है। कुछ लोग उसे काफिर कहने लगे थे। छोटा शकील अब दाऊद के और करीब था। राजन के लिए यह निजी अपमान भी था और पावर से बाहर किए जाने का संकेत भी। धीरे धीरे राजन और शकील के गुटों के बीच तनाव खुली दुश्मनी में बदल गया। दोनों कैंप एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करने लगे। 1994 तक हालात इतने खराब हो गए कि डी कंपनी के अंदर ही खून खराबे की नौबत आ गई। इसी दौरान दाऊद ने दुबई में एक बड़ी पार्टी रखी। छोटा राजन भी वहां जाने वाला था, लेकिन घर से निकलने से ठीक पहले उसके एक करीबी ने फोन किया। वह पहले से पार्टी में मौजूद था। उसने राजन से कहा कि वहां मत आना, क्योंकि छोटा शकील ने तुम्हें खत्म करने की पूरी तैयारी कर रखी है। यह सुनकर राजन को पहली बार एहसास हुआ कि मामला सिर्फ अंदरूनी राजनीति नहीं, उसकी जान तक पहुंच चुका है। राजन को सबसे ज्यादा चोट दाऊद से लगी। जिस आदमी के लिए उसने सालों तक काम किया था, जिसके दुश्मनों को खत्म किया था, जिसका नेटवर्क खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी, वही दाऊद अब उसकी हत्या को रोकने के बजाय चुप दिखाई दे रहा था। उसी रात राजन ने फैसला कर लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ पोजीशन की नहीं रही, अब सवाल जिंदगी और मौत का था। कहा जाता है कि इसके बाद छोटा राजन ने भारतीय इंटेलिजेंस के एक अधिकारी से संपर्क किया। उसने प्रस्ताव रखा कि अगर उसे दुबई से सुरक्षित निकाल दिया जाए तो वह दाऊद और उसके ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां देगा। भारत के लिए यह दाऊद तक पहुंचने का बड़ा मौका था। राजन को दुबई से निकालकर पहले काठमांडू और फिर मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचाया गया। अब छोटा राजन खुलकर दाऊद के खिलाफ खड़ा हो चुका था। उसने दाऊद के दुबई ठिकानों की जानकारी भारतीय एजेंसियों तक पहुंचाई। इसके बाद दुबई में दाऊद के ठिकानों पर दबाव बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि एजेंसियां दाऊद तक पहुंच पाती, उसे भनक लग गई। दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची चला गया। छोटा राजन इसके बाद थाईलैंड, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लगातार लोकेशन बदलता रहा। उसने अपना अलग गैंग बनाया और कई देशों से अपना अपराध नेटवर्क चलाने लगा। 1994 में उसने दाऊद के करीबी फिल्लू खान उर्फ बख्तियार अहमद खान को मरवा दिया। फिल्लू खान का नाम 1993 मुंबई धमाकों से भी जुड़ा था। इसके अलावा सलीम कुरला, माजिद खान और मोहम्मद जिंदरान जैसे दाऊद के कई लोगों को भी निशाना बनाया गया। राजन अब खुले तौर पर कहने लगा कि जो भी 1993 के धमाकों में शामिल था, उसे वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। दाऊद के साथ खड़े हर आदमी को वह दुश्मन बताने लगा। भारत में कुछ लोग उसे देशभक्त गैंगस्टर की तरह देखने लगे, लेकिन यह तस्वीर अधूरी थी। सच्चाई यह थी कि छोटा राजन भी एक अपराधी था। उसने भी पैसा, ताकत और डर गैर कानूनी रास्तों से हासिल किए थे। दाऊद से उसकी दुश्मनी उसे कानून से ऊपर नहीं बनाती थी। दाऊद को खत्म करने की उसकी सबसे बड़ी कोशिशों में से एक 1998 में हुई। दाऊद की तीसरी बेटी मारिया की मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार कराची में होना था। राजन ने सोचा कि दुख में कमजोर पड़े दाऊद को निशाना बनाया जा सकता है। उसने यह काम अपने भरोसेमंद विक्की मल्होत्रा को सौंपा। विक्की नेपाली पासपोर्ट पर काठमांडू से कराची पहुंचा और वहां हथियार जुटाए। योजना थी कि कब्रिस्तान में जब दाऊद अपनी बेटी को दफनाने आएगा, तभी हमला किया जाएगा। लेकिन प्लान पूरा होने से पहले ISI ने उस आदमी को पकड़ लिया जिससे हथियार खरीदे गए थे। खबर दाऊद तक पहुंच गई। वह कब्रिस्तान नहीं आया। जब विक्की और उसका साथी वहां पहुंचे तो इलाके में सुरक्षा बहुत कड़ी थी और दाऊद मौजूद नहीं था। मिशन फेल हो गया। दोनों किसी तरह भाग निकले। विक्की मल्होत्रा ने बाद में दुबई में भी दाऊद को निशाना बनाने की कोशिश की। दाऊद कभी कभी इंडिया क्लब जाता था। विक्की ने इंडिया क्लब के सामने एक फ्लैट किराए पर लिया और लंबे वक्त तक दाऊद का इंतजार करता रहा, लेकिन दाऊद वहां नहीं आया। इसी दौरान गुस्से और निराशा में विक्की और उसके साथियों ने इंडिया क्लब पर हमला किया और दाऊद के करीबी शरद शेट्टी की हत्या कर दी। एक तरफ छोटा राजन दाऊद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ छोटा शकील राजन को खत्म करने में लगा था। 2000 में छोटा शकील को खबर मिली कि राजन बैंकॉक में रह रहा है। उसने मुन्ना झिंगाड़ा और कुछ लोगों को वहां भेजा। राजन के अपार्टमेंट पर हमला हुआ। उसके कई करीबी घायल हुए और राजन के पेट में भी गोली लगी। डी कंपनी में खबर फैल गई कि छोटा राजन मारा गया, लेकिन राजन जिंदा था। CBI को जानकारी मिली
कि वह बैंकॉक के एक अस्पताल में नकली नाम से इलाज करवा रहा है। चूंकि भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, सीबीआई उसे पकड़ने के लिए थाईलैंड पहुंची। लेकिन टीम के पहुंचने से पहले राजन को भनक लग गई और वह अस्पताल से फरार हो गया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ भारतीय इंटेलिजेंस का एक हिस्सा दाऊद तक पहुंचने के लिए राजन को एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ भारत की ही सीबीआई उसे गिरफ्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछा कर रही थी। एक ही आदमी, दो अलग रास्ते और दोनों के पीछे अलग अलग मकसद। 2005 में दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी महरूब की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई। रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। इसी मौके पर दाऊद को निशाना बनाने की योजना बनी। आईबी से रिटायर हो चुके अजीत डोभाल ने छोटा राजन की मदद से ऑपरेशन तैयार किया। राजन के दो शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह इस मिशन के लिए चुने गए। लेकिन आखिरी वक्त पर बड़ी गड़बड़ हो गई। मुंबई पुलिस को खबर मिली कि छोटा राजन के आदमी भारत में मौजूद हैं। जब डोभाल एक होटल में बैठकर मिशन समझा रहे थे, तभी पुलिस वहां पहुंच गई। डोभाल ने समझाने की कोशिश की कि यह सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन पुलिस ने बात नहीं मानी। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह दाऊद एक बार फिर बच गया। छोटा राजन की दाऊद को खत्म करने की कोशिशें लंबे वक्त तक जारी रहीं, लेकिन उसका अपना अपराधी अतीत भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 2015 में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे बाली में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उस पर करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। 2018 में और फिर 2024 में उसे अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कभी डी कंपनी का नंबर 2 कहा जाने वाला आदमी अब जेल की दीवारों के भीतर अपनी बाकी जिंदगी काट रहा है। उसका नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड के उस द्वार से जुड़ा है जब दोस्ती, वफादारी और दुश्मनी के बीच की दूरी सिर्फ एक फैसले की होती थी। भरोसा टूटा और पूरी अंडरवर्ल्ड की दिशा बदल गई। छोटा राजन की जिंदगी से प्रेरित होकर 1999 में फिल्म वास्तव द रियलिटी बनी, जिसमें संजय दत्त ने ऐसा किरदार निभाया जिसे लोग छोटा राजन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन असली कहानी फिल्म से ज्यादा जटिल थी। यहां कोई हीरो नहीं था। यहां सिर्फ अपराध, सत्ता, बदला और टूटे हुए रिश्तों की लंबी कीमत थी। अब सवाल आपके लिए है, क्या छोटा राजन सच में दाऊद के खिलाफ खड़ा होकर कोई बड़ा खेल खेल रहा था, या यह सिर्फ एक गैंगस्टर की निजी दुश्मनी थी जिसे देशभक्ति का रंग दे दिया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह सीरियस क्राइम डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।